Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are well and good. So in the previous class I had told you about the rules, situations and the effect of every transactions on a accounting equation. जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं को आज अप्लाई करके देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी तरह के बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेसिक सा ले लेते हैं और उसके बाद मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। So please keep your attention here. This is gonna be very important class today. So this is the first question. इसको करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे करना है। साइड में आ जाएगा सीरियल नंबर, अगर कोई सीरियल नंबर होता है तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे। देन आता है ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देन आता है एसेट्स, आपको पता ही है फॉर्मूला लगाना है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स के नीचे जितने भी ट्रांजैक्शन एसेट्स से रिलेटेड होंगे वो सारे लिख देंगे, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया और बैंक हो गया। इस तरीके के एसेट्स के नीचे आएंगे। लायबिलिटीज़ के नीचे क्रेडिटर्स वगैरह आ जाएंगे और कैपिटल के नीचे तो कैपिटल आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। मिस्टर कुश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें पैसा लगाते हैं। तो ये वही है कि मिस्टर कुश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसा लगाया किससे? 1 लाख से। 1 लाख का हो गया कैश, तो कैश के नीचे लिख देंगे 1 लाख। इंट्रोड्यूस कैपिटल ट्रांजैक्शन के नीचे लिखा जाएगा और आ जाएगा एसेट के नीचे कैश के अंडर में 1 लाख। सेम जो हम स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं वही हमारा कैपिटल हो जाता है। मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट में आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। तो जो हमारा स्टार्टिंग का हम पैसा लगाते हैं वही कैपिटल हो जाता है। तो 1 लाख आ गया कैपिटल के नीचे। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स इन कैश 50,000। इट मीन्स 50,000 के गुड्स परचेज किए। गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा कैश जाएगा, तो कैश के नीचे माइनस का हो जाएगा 50,000, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है तो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ी होगी और हमारे यहाँ से कैश चला गया होगा। मैंने सारी चीज़ों को जो माइनस की हैं उनको ब्रैकेट में रखा हुआ है, जिससे माइनस वाली चीज़ें अलग ही समझ में आ जाए। तो कैश जाएगा हमारा 50,000 और उसके बदले में स्टॉक आएंगे 50,000 के, तो स्टॉक में हो गया प्लस 50,000। बाकी सब में ज़ीरो आ जाएगा और कैपिटल रहेगी हमारी 1 लाख। अब 2 ट्रांजैक्शन होते ही हम इसका टोटल कर लेंगे तो आएगा ये न्यू इक्वेशन के नाम से। 1 लाख में से 50,000 गए तो 50,000 बचे, प्लस 50,000 के 50,000 पूरे आ गए और इधर आ गया हमारा 1 लाख का 1 लाख पूरा। ये हो गया हमारा टोटल। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आनंद। फर्नीचर लिए 20,000 के, यानी कि 20,000 के फर्नीचर जो है खरीदे हैं मिस्टर आनंद से। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दिया हुआ कि कैश में खरीदे, या ये भी नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिट में खरीदे, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। और अगर किसी का नाम लिखा हुआ होता है कि हमने इस बंदे से फर्नीचर लिए, ये नहीं बता रखा कि उधार लिए या फिर हमने कैश में उसका पेमेंट किया, तो माना जाता है कि हमने उधार लिया है। कहीं पे भी अगर नाम दिया होता है और क्रेडिट और कैश का नहीं दिया होता तो समझ जाइए कि वो उधार में लिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन में आ गया फर्नीचर परचेज, यानी कि फर्नीचर परचेज किया लेकिन साथ में क्रेडिट में किया, उधार में लिया। कितना? 20,000। तो 20,000 का फर्नीचर तो हमारे पास में आ गया, साथ ही साथ हमारे लेनदार भी बन गया वो, यानी कि आनंद हमारा लेनदार है। तो आनंद के नीचे आ गया 20,000, तो फर्नीचर आ गया 20,000 और हमारे क्रेडिटर्स भी बन गए 20,000 के। अब 2 ट्रांजैक्शन होते ही इसका टोटल कर देंगे, तो न्यू इक्वेशन आ गई 50,000 पूरे, 50,000 ये वाले पूरे और 20,000 ये वाले फर्नीचर के, कैश के, स्टॉक के और फर्नीचर के, इज इक्वल टू 20,000 ये पूरे आ गए और 1 लाख का 1 लाख पूरा आ गया। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। इट मीन्स 25,000 की चीज़ को 35,000 रुपये में बेच दिया। अब कोई आप 25,000 रुपये की चीज़ थी और उसको 35,000 रुपये यानी कि प्रॉफिट में हमने उसको बेच दिया। इसका डिफरेंस कितना आया? 10,000। 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे हमें गेन हो गया 10,000 का। तो यहाँ आ जाएगा कैश सेल्स। कैश में सेल किया, कैश में अगेंस्ट कैश लिखा हुआ था ना, तो इसलिए कैश में किया हमने
सेल्स, कोई उधार पे सेल नहीं की, कैश में किए। तो 35,000 हमने कैश जो है कितना कलेक्ट किया, 35,000। किसी चीज़ को बेचेंगे और बेचने के बाद हमें कैश कितना मिला, 35,000। तो 35,000 आ गया कैश में। स्टॉक वो कितने का था, एक्चुअल में वो स्टॉक था कितने का, 25,000 का। तो 25,000 हो गए माइनस, यानी कि हमारा जो स्टॉक था 25,000 का वो गया और हमारे 35,000 का कैश हमें मिल गया। तो इस वजह से कैश जो आया वो हो गया प्लस में 35,000 और स्टॉक जितने का एक्चुअल में था वो गया है, गया यानी कि चला गया, तो 25,000 से इसको माइनस कर दिया और ये हो गया हमारा 10,000 का प्रॉफिट। चाहे हमें प्रॉफिट हुआ हो किसी चीज़ को बेचने से, हमें चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, दोनों कैपिटल में जाती हैं, कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। 10,000 रुपये का जो है हमें प्रॉफिट हो गया तो 10,000 आ गए कैपिटल में। ये रहा, 2 ट्रांजैक्शन होते ही हमने इसको टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद आया 50,000 ये वाले, 35,000 ये वाले, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस हो गए 85,000। यहाँ पे 50,000 का स्टॉक था पहले का बचा हुआ और अब हमने 25,000 का सेल कर दिया वो स्टॉक 25,000 का, तो बचे कितने, 25,000 प्लस 20,000 का हमारा फर्नीचर था, प्लस इज इक्वल टू क्रेडिटर्स थे हमारे 20,000 के, प्लस जो हमारा कैपिटल था वो और जो हमारा प्रॉफिट हुआ 10,000 का वो दोनों प्लस हो गए, आ गए 1,10,000। नेक्स्ट इज मिस्टर आनंद फर्नीचर वॉज पेड इन कैश 15,000, यानी कि हमने मिस्टर आनंद को उनका फर्नीचर का अमाउंट पे कर दिया कैश में। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे मिस्टर आनंद का जो था हमने उससे उधार लिया था, उधार में फर्नीचर लिया था 20,000 का, तो उस 20,000 वाले फर्नीचर जो हमने उधार लिया था अब हमने उसका पेमेंट किया है 15,000। 20,000 का था, कैश में कर दिया पेमेंट उसका 15,000 का, यानी कि अभी भी 5,000 हमारे बच रहे हैं हम पर, या जो हमें उसको देने हैं 5,000। तो अभी 15,000 ही हमने उसको कैश में पेमेंट किया है, जबकि 20,000 का था, तो अभी 5,000 बच रहे हैं। पेड टू सप्लायर आनंद 15,000, कैश जो है हमने उसको पेमेंट कर दिया तो हमारे यहाँ से 15,000 चले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस में। माइनस की चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। तो 15,000 हमारे यहाँ से कैश चला गया क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया, और पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे भी 15,000 से माइनस हो जाएगा। अब कितने बचे, 5,000, सिर्फ 5,000 ही अब जो है हमारी देनदारी रह गई है। 2 ट्रांजैक्शन होते ही टोटल कर देंगे। टोटल करके आया 85,000 में से 15,000 गए 70,000 प्लस 25 पूरे आ गए, 20,000 यहाँ पूरे आ गए, इधर बचे 5,000 हमारे क्रेडिटर्स और ये आ गया सेम टू सेम 1,10,000। नेक्स्ट इज बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 सप्लायर, हमने फर्नीचर खरीदा उधार पर 2,000 रुपये का, तो यहाँ आ गया बाय फर्नीचर क्रेडिट में कितने 2,000, तो फर्नीचर आया कितने का 2,000 का, तो ये आया तो इसलिए ये प्लस होगा, और ये आया क्रेडिट पे यानी उधार पर, तो क्रेडिटर्स के नीचे आ गया 2,000। इसको सप्लायर के नाम से भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं था तो इसलिए नहीं लिखा मैंने, तो क्रेडिटर्स के नीचे भी लिख सकते हैं इसको आराम से। दोनों आते ही 2 ट्रांजैक्शन आते ही इसका टोटल करेंगे। टोटल में आ गया 70,000 ये, 25,000 ये, 20,000 और ये 2,000 जो फर्नीचर खरीदा था, तो हो गए 22,000 इज इक्वल टू 5,000 ये और 2,000 का जो है हमने फर्नीचर खरीदा था, ये प्लस अलग से 2,000 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गए टोटल क्रेडिटर्स हमारे 7,000 प्लस कैपिटल उतनी ही रही 1,10,000। नेक्स्ट इज सैलरी पेड 1,000, सैलरी पे कर दी 1,000 की, तो यहाँ आ गया सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से 1,000 कैश में। ये हमारा एक्सपेंस था इसलिए ये खर्चा है तो हमें कैश पे करना होगा, सैलरी हमें देनी है तो 1,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, और इधर आ गया
1000 जो है कैपिटल में माइनस करके, क्योंकि हम कोई भी खर्चा करते हैं तो वो भी कैपिटल को अफेक्ट करता है, तो इसलिए कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस हो गया 1000। अब टोटल इक्वेशन आ गई 70,000 माइनस 1000 69,000, 25 के 25 पूरे, 22 के 22 पूरे इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारे बच गए 7,000 के, यानी कि हमने जो यहाँ पे 20,000 का क्रेडिटर्स थे, 15,000 फिर उसको पे कर दिया था, बच गए थे 2,000, और फिर बाद में हमने 2,000 का फर्नीचर भी उधार पे ही परचेज कर लिया था। तो इस वजह से हमारा टोटल जो हमारा अमाउंट बैठा उधार का वो बैठा 7,000 प्लस ये हो गया इसका 1,10,000 और 1,000 दोनों को माइनस करेंगे 1,09,000। तो ये आ गई हमारी टोटल इक्वेशन। अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो 1,16,000 आ रहा है, और यहाँ पे भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,16,000 आ रहा है, और दोनों एकदम बराबर है, तो इसका मतलब ये सही है। तो ऐसे बनती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट भी। ये है इसकी बैलेंस शीट। इधर आ गया लायबिलिटीज, इधर आ गए सारे एसेट्स, और ये आ गए जितने भी हमारे एसेट्स थे वे सब, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज थी वो सब, और फिर इन दोनों का टोटल। अभी ये देखिए एसेट्स हमारे क्या क्या थे, कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, और ये तीनों क्या क्या आए थे एंड में, ये 69,000 कैश था, 25,000 स्टॉक था, और फर्नीचर था 22,000। तो एसेट्स में आ गए ये तीनों चीज़, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एसेट्स में यही थी, जिन तीनों चीज़ें थी, कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, और इनका एंड में टोटल क्या आ रहा था 69,000, 25,000 और 22,000। तीनों को प्लस करके आ गया 1,16,000। और लायबिलिटी साइड क्या था, कैपिटल, क्रेडिटर्स आनंद वाले और फर्नीचर वाले सप्लायर्स। ये रहा लायबिलिटीज़ में आ गया क्रेडिटर्स आनंद, ये दोनों चीज़ें थी, और नीचे देखेंगे तो हम ये आ गया 7,000 के, चाहे तो इनको अलग अलग करके लिख दो, फर्नीचर नाम के नाम से अलग, सप्लायर के नाम से मतलब, और आनंद के नाम से आप अलग लिख सकते हैं 5,000। तो ये दोनों चीज़ आ गई 7,000 की, 5 और 2 ये आ गए इधर। क्रेडिटर्स आनंद वाले जो थे 5,000, और जो सप्लायर वाले यानी कि फर्नीचर वाले जो क्रेडिटर्स थे वो आ गए 2,000, जो हमने बाद में उधार पर लिया था, दोनों आ गए। और कैपिटल आ गई हमारी 1,09,000। ये रहा कैपिटल, कैपिटल के नीचे आ गया जो एंड में आया था, कितना आया था 1,09,000 टोटल इक्वेशन। सो यही अमाउंट आ गया कैपिटल में 1,09,000। तीनों को प्लस कर लेंगे, ये भी आ गया कितना 1,16,000। दोनों बराबर हैं, बैलेंस शीट की दोनों जो टोटल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता बैलेंस शीट में, जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं वे सभी एसेट्स को हम प्लस कर लेते हैं, एसेट्स की साइड लिख देते हैं, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं टोटल वो लायबिलिटीज़ की साइड आ जाती हैं, और कैपिटल के साथ में इन दोनों को और इन दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों के साइड बराबर आती है। तो इस तरीके से बनता है टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट के साथ में। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट सम बेसिक ट्रीटमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, और फिर इनको ट्रांजैक्शन से जोड़ते हुए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, वो खर्चा जो हमें करना था लेकिन अभी तक किया नहीं है। तो जब भी ये खर्चा होगा दैट विल रिड्यूस योर कैपिटल एंड इंक्रीज योर लायबिलिटीज़। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके कुछ खर्चे बाकी हैं जो आपको करने हैं लेकिन अभी तक किए नहीं हैं, जैसे रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, वेजेस हो गया। ये आपको 1 तारीख में करना था लेकिन अभी तक किया नहीं है, 1 तारीख से ज़्यादा हो चुका है। तो जब भी ये खर्चा होगा उससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और जो भी इनकम्स होती हैं वो कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं। और जो खर्चा है वो हमेशा लायबिलिटीज़ में जाता है, तो इसलिए लायबिलिटीज़ में भी प्लस होगा, और इनकम हमेशा एसेट्स में जाती है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस।
व्हाट इट मीन्स, वो खर्चा जो पहले ही एडवांस में पे कर दिया है। जो भी चीज़ें हमें टेंशन देती हैं वो लायबिलिटी साइड जाती हैं, और जो भी चीज़ें हमें टेंशन फ्री करती हैं वो एसेट साइड जाती हैं। अभी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझा था, जिसमें हमने जो खर्चा था वो अभी तक किया नहीं था, उसकी डेट निकल रही है और हमने जो है किया नहीं है वो खर्चा। तो ये हमारे लिए टेंशन वाली बात है कि 1 तारीख को कोई खर्चा करना था और 1 तारीख कब की निकल चुकी है और हमने अभी तक किया नहीं है वो, तो ये टेंशन वाली बात हो गई हमारे लिए। तो टेंशन की चीज़ें हमेशा लायबिलिटी साइड प्लस होती हैं, और यहाँ पे वो खर्चा हम पहले ही एडवांस में पे कर चुके हैं, तो यहाँ हम टेंशन फ्री हो गए उस खर्चे से, क्योंकि हमने एडवांस में ही उसको निपटा रखा है। तो यहाँ पे एसेट्स में प्लस हो जाएगा। अब वो खर्चा हमने एडवांस में ही पे कर दिया है, तो हमारे यहाँ से कैश जा चुका है, तो इसलिए कैश में हो गया माइनस और एसेट्स में हो गया प्लस। वहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में खर्चा हमने किया ही नहीं था अभी तक, तो इस वजह से हमारा कैश भी नहीं गया था, इसलिए कैश वाली वहाँ कोई बात ही नहीं आई। सिर्फ लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, और जब भी वो खर्चा होगा आगे कभी भी, तो कैपिटल हमारी उससे रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए कैपिटल में माइनस हुआ था। खर्चे देखो दोनों ही हैं, लेकिन एक से हमें रिलीफ मिल रहा है कि हाँ हम पहले ही निपटा चुके हैं तो हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, और दूसरा हमें टेंशन दे रहा है क्योंकि हमने पे किया ही नहीं है खर्चा। आई होप आपको दोनों ट्रीटमेंट्स ये समझ में आ गए होंगे, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। अभी तक हम खर्चे की बात कर रहे थे कि खर्चा बचा पड़ा है और खर्चा एडवांस में ही पे कर दिया है। अब आते हैं इनकम में। इनकम में भी वही चीज़ चल रही है कि इनकम हमें पहले ही मिल गई है और एक इनकम हमें बाद में मिलेगी। हमने कमा ली है लेकिन बाद में मिलेगी, ये वही है ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इनकम, यानी कि वो इनकम जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें मिली नहीं है, हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे कि होता है ना कभी कभी कि महीने की 1 तारीख को हमारी सैलरी अकाउंट में आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरी आई ही नहीं है। 1 तारीख से 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 15 हो गई, महीना निकल गया और हमारी सैलरी नहीं आई पिछले महीने की। लेकिन यहाँ हमें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है सैलरी तो आनी ही आनी है, और जब आएगी तो इकट्ठी पिछले महीने की भी आएगी और इस महीने की भी आएगी, तो इससे हमें खुशी ही होती है। और जब भी सैलरी आएगी एकदम से हमारी कैपिटल बढ़ेगी और हमारे एसेट्स भी बढ़ेंगे, तो दोनों हो गए प्लस। यहाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है, इसलिए लायबिलिटीज़ का यहाँ कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इनकम, यानी कोई इनकम हमने एडवांस में ले ली है। होता है ना जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो अगले महीने की सैलरी भी एडवांस ले लेते हैं, और फिर अगले महीने हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती, हमें फ्री में उनका काम करना होता है। ऐसा तो हम हमेशा मजबूरी में ही करते हैं, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तभी एडवांस लेते हैं। अब एडवांस लिया तो हमारा कैश बढ़ गया और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। पिछले वाले ट्रीटमेंट में यानी एक्रूड इनकम में हमें पैसा मिलना था, अभी मिला नहीं था, और मिला नहीं था तो इस वजह से हमने कैश में प्लस नहीं किया, इसलिए यहाँ कैश आया नहीं। आई होप आपको ये चारों ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिनमें से 2 एक्सपेंसेस वाले थे और 2 इनकम वाले थे, और इनमें क्या डिफरेंस था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन दोनों का ही ट्रीटमेंट कैपिटल में प्लस और कैपिटल में माइनस होगा। ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बताया था कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। यानी ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है जो कि कैपिटल कहलाई जाती है, और एक बिजनेस या तो इंटरेस्ट देता है या उस पर प्रॉफिट कमाकर वो पैसा ओनर को देता रहता है। तो यहाँ से निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक तरफ बिजनेस में कैपिटल आया तो इसलिए कैपिटल में हो गया प्लस एक जगह, और वहीं उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा तो उससे कैपिटल हो गई माइनस। तो इसलिए कैपिटल में प्लस भी होगा और कैपिटल में माइनस भी होगा, क्योंकि एक तरफ बिजनेस में ओनर का पैसा आ रहा है कैपिटल के रूप में और दूसरी तरफ जा रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो एक तरफ प्लस हो गया कैपिटल में और एक तरफ माइनस हो गया, और नेट इफेक्ट 0 रहा। सेम इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है। ड्राइंग्स क्या होता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब ओनर एक बिजनेस में से पैसा निकालता है। यहाँ पर बिजनेस में से पैसा निकालने की वजह से बिजनेस की कैपिटल हो जाती है कम, तो इस वजह से कैपिटल हो जाएगा माइनस। और वहीं बिजनेस क्या करता है, जो ओनर ने पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल हो गया यहाँ पे प्लस।
जब ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला एज ए ड्राइंग तो हो रही है कैपिटल माइनस, और जब बिजनेस को उसी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिलने लग जाता है तो वही कैपिटल हो जाती है प्लस। इसलिए कैपिटल प्लस हो गई और दूसरी तरफ कैपिटल माइनस हो गई, तो यहाँ भी नेट इफेक्ट ज़ीरो होता है। अब एक एग्जांपल से दोनों को समझ लेते हैं। मान लिया कि मैं ओनर हूँ और मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें लगाया 1,00,000 रुपये। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक बिज़नेस को पैसा मिल रहा है ओनर से कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल बढ़ गई, वहीं उसको 50,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल घटती जा रही है। तो कैपिटल में प्लस हो गया पहले और फिर कैपिटल में माइनस हो गया। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ले लेते हैं कि ओनर ने 1,00,000 रुपया जो है बिजनेस में से निकाल लिया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस का तो कैपिटल चला गया ड्राइंग के रूप में 1,00,000 रुपये, तो कैपिटल यहाँ पे हो गया माइनस, और अब बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 50,000, जिसकी वजह से अब उसकी कैपिटल प्लस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कैपिटल में हो गया प्लस, पहले माइनस हुआ और फिर प्लस हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे ट्रीटमेंट्स कैसे होंगे और इनका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये अब हम आगे के क्वेश्चंस में यूज़ करके देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। So this is the question and this is the format. As you know, this is the serial number. Transactions, यहाँ सारे transactions आएंगे। Assets, ये सारी assets हो गई हैं। Liabilities और capital, ये liabilities आ गई और capital के नीचे capital आ जाएगा। The first is started business with cash 1,00,000. सबसे पहले शुरुआत में कैपिटल लगाया 1,00,000 का। सो हियर इट इज इंट्रोड्यूस कैपिटल 1,00,000, कैश के नीचे आ गया 1,00,000 और कैपिटल आ गई हमारी 1,00,000। अब इसके बाद है सेकंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया कि वो वेजेस जो देना है, जिसका पेमेंट करना है, वो अभी तक दिया नहीं है, अभी बचा पड़ा है, ये खर्चा अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी हमें करना है 200 रुपये का। तो ट्रांजैक्शन के नीचे आ गया आउटस्टैंडिंग इन वेजेस, और यहाँ पे लाइबिलिटी के नीचे आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपये के, और कैपिटल के नीचे आ गया 200 रुपये माइनस में। ये आउटस्टैंडिंग वाला एक्सपेंसेस है जो अभी हमने पिछले ट्रीटमेंट में पढ़ा था कि ये खर्चा अभी तक हमने किया नहीं है लेकिन हमें करना है इन फ्यूचर। जब भी ये खर्चा होगा तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए 200 जो है वो माइनस के आ गए, और लाइबिलिटी में हमारी ये प्लस हो जाएगी क्योंकि हमारा खर्चा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब इंटरेस्ट हमें देना है, हमें जो किसी चीज पर ब्याज देना है लेकिन हमने अभी तक पेड नहीं किया है, दिया नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो हमें अभी पे करना है बट अभी हमने किया नहीं है 100 का। सो ट्रांजैक्शन में आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और ये लिख दिया हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी में, और इसके नीचे आ गया 100। ये वो खर्चा है, वो इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो आ गया 100 लाइबिलिटी में प्लस हो गया, और ये जब भी ये खर्चा होगा हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो 100 से कैपिटल में माइनस कर दिया। दो इक्वेशन होने के बाद में सीधा न्यू इक्वेशन आ जाती है, प्लस हो जाता है, तो प्लस करके आ गया 1,00,000, इधर 200 आ गए आउटस्टैंडिंग वेजेस के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के आ गए 100 रुपीज, और कैपिटल में से 100 माइनस करके आ गया 99,700। सेम हमने यहाँ ऊपर टोटल किया था, जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उसके बाद में टोटल करना होता है। यहाँ पे भी देखो हमने ये इंट्रोड्यूस कैपिटल 1,00,000 से जो है कैश में लिखा था, फिर कैपिटल में आया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस का आ गया 200 यहाँ माइनस करके इसका टोटल किया, टोटल आके आ गया 1,00,000, यहाँ आ गए 200 रुपीज, यहाँ पर आ गए 99,800। तो ये आ गई न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पे कर दिया एडवांस में ही, वो खर्चा जो हमने पहले ही निपटा दिया एडवांस में ही, इसको डन कर दिया 150 से। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रीटमेंट में क्या पढ़ा था कि जो भी खर्चा हम एडवांस में पे कर देते हैं
वो हमारा वहाँ से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं तो वो एसेट्स में आ जाता है, वो चीज़ एसेट्स में प्लस हो जाती है। तो ट्रांजैक्शंस में लिखेंगे एडवांस रेंट प्रीपेड, ये रेंट हमने पहले ही कर दिया, प्रीपेड कर दिया। एडवांस रेंट कितना 150, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट्स में आ गया 150। और ये खर्चा जब हम देंगे, हमने दे दिया है ना, एडवांस में पे कर दिया है ऑलरेडी, तो जब पे कर दिया तो हमारा कैश गया होगा हमारे यहाँ से, कैश में हो गया माइनस क्योंकि कैश चला गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस के हो गए 150 क्योंकि ये खर्चा जो है हमने पहले ही पे कर दिया है, तो ये एसेट्स में प्लस होगा 150 से। दो ट्रांजेक्शन के होते ही नई ट्रांजेक्शन आ गई, टोटल कर दिया इनका, टोटल करके आया 99,850 प्लस 150 आ गए प्रीपेड एक्सपेंसेस के, इज इक्वल टू 200 आ गए आउटस्टैंडिंग वेजेस के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के आ गए 100 प्लस ये माइनस करके आया था 99,700। फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज पे टू बैंक। पे टू बैंक का मतलब हो गया बैंक में दिया है पैसा, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। कितना 10,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन आ गई हमारी डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया कितना 10,000, तो हमने यहाँ से अपने तरफ से डिपॉजिट किया है तो हमारे यहाँ से पैसा गया होगा, तो कैश में हो गए माइनस 10,000। कहाँ ऐड हुआ बैंक में, तो बैंक के नाम से आ गया एसेट्स में 10,000, ये प्लस हुआ बैंक में आया इसलिए बैंक में प्लस हो गया, हमारे यहाँ से गया इसलिए यहाँ से कैश में माइनस हो गया। दोनों ट्रांजैक्शन को ऐड कर लेंगे तो न्यू इक्वेशन आई 89,850, 99,850 में से माइनस किएंगे 10,000 तो आया 89,850 प्लस 150 आ गए प्रीपेड एक्सपेंसेस के प्लस बैंक वाले आ गए 10,000 इज इक्वल टू बाकी सारे ट्रांजैक्शन ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट इज रेंट आउटस्टैंडिंग, वो रेंट जो हमें पे करना है, देना है, रेंट हमें भरना है, अभी तक भरा नहीं है। कितने से 100 रुपीज से। तो 6 ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे आ गई आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट जो हमें देना है बाकी है अभी देना। आउटस्टैंडिंग का क्या था, लाइबिलिटीज में आना था, तो लाइबिलिटीज में हो गया प्लस 100 से, और ये पैसा ये खर्चा हमारी कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो कैपिटल में से माइनस हो गया 100 रुपीज। टोटल इक्वेशन कर दी, टोटल इक्वेशन करके आ गया 89,850 यहाँ पे, 150 इधर, 10,000 इधर, और 200 100 एंड 100 हो गए रेंट के, 200 हो गए आउटस्टैंडिंग वेजेस के, 100 हो गए इंटरेस्ट के, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग रेंट के हो गए 100 प्लस 99,600 ये बच गया। सेवेंथ ट्रांजेक्शन इज परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, मोटरसाइकिल परचेज किया कैश में, नकद में। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए क्या है या बिजनेस के लिए ये मोटरसाइकिल परचेज करिए, तो हम इसको मान लेंगे कि ये बिजनेस के लिए ही यूज़ होनी है। कितने से 20,000 से। तो 7th पॉइंट में हम लिख देंगे ट्रांजैक्शंस में मोटरसाइकिल परचेज कितने से 20,000 से। हमने उसका कैश में पेमेंट किया है तो हमारे यहाँ से कैश गया, तो कैश के नीचे आ गया 20,000 माइनस के, और हमने मोटरसाइकिल परचेज करी है तो एसेट्स में लिख देंगे मोटरसाइकिल, और उसके नीचे आ गया 20,000 ये रहा, और बाकी सब ऐसे ही आ गया एज इट इज। नाउ द 8th नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज किया है 5,000 का, तो हमने पर्सनल यूज के लिए इसको खरीदा है, तो ये आ गया ड्राइंग्स, ये हमारी ड्राइंग्स हो गई, ये रेफ्रिजरेटर ड्राइंग्स का है। सो 8 ट्रांजेक्शन आ गई हमारी ड्राइंग्स के नाम से परचेज रेफ्रिजरेटर, ड्राइंग्स परचेज रेफ्रिजरेटर। इसमें रेफ्रिजरेटर हमने परचेज किया तो कैश में तुरंत हो गया 5,000 माइनस, और ये खर्चा जो है हमारे कैपिटल को कम करेगा, ये ड्राइंग्स है जो कि बिजनेस से लिया है, तो कैपिटल में से माइनस हुआ 5,000 यहाँ पे, और कैश में से कैश भी चला गया 5,000 का क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर को परचेज किया है। तो ड्राइंग्स के नाम से आया परचेज रेफ्रिजरेटर 5,000
ये कैश में इसका पेमेंट हुआ तो 5000 हो गए माइनस कैश में से, और इससे कैपिटल ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो 5000 जो है कैपिटल में से माइनस करेंगे 5000 और इसका टोटल कर देंगे। पूरी इक्वेशन का टोटल आ गया हमारा कितना 69,850, 5000 माइनस हुए 64,850 आ गए। 150 आ गए प्रीपेड एक्सपेंसेस के, 10,000 आ गए बैंक के, 20,000 आ गए मोटरसाइकिल परचेज के, इज इक्वल टू लाइबिलिटी साइड आ गई आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 से, और आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी 100 से, प्लस जो हमारा कैपिटल बचा 99,600 और ड्राइंग्स यानी कि जो रेफ्रिजरेटर परचेज किया था उसको माइनस करके आ गया 94,600। दोनों का टोटल करेंगे इक्वल टू से इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को, तो सबको प्लस करके आ गया 95,000 इधर भी और इधर भी। दोनों तरफ सेम इक्वेशन और दोनों तरफ सेम आंसर आने का मतलब है कि ये एकदम करेक्ट इक्वेशन बनाई है हमने। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के लगभग सारे ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो लगभग कवर कर लिए हैं, लाइक आईओसी, आईओडी, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, और इन सब का एप्लीकेशन भी, बेसिक भी और मीडियम टू एडवांस लेवल भी, और उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो भी करके देख लिया है। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी है और खुद से इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे और उनको सीखेंगे, और आने वाली इस लास्ट क्लास में ये चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन प्रैक्टिस ऑल these टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस and don't forget to do like and subscribe this channel. So take care, thank you and bye bye.